बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जनरल लेजर, कैश बुक और ट्रायल बैलेंस के बारे में टॉपिक को स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने जनरल के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे फ़र्दर आगे चलेंगे और मज़ीद कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे चीज़ें, और ये उसी की कंटिन्यूएशन ही है। आप पिछला अगर लेक्चर नहीं लिया तो वो पहले लें, उसके बाद इसको लें। तो जनरल ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, और इसके अलावा उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर की कुछ चीज़ों के कंसेप्ट की ज़रूरत थी, वो भी लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे, जो आप अभी ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो पहले देख लें। अगर ओके हैं तो उनके कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। तो जनरल की एंट्रीज़ करने से हम इनकम स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचते हैं, ये सारा का सारा हम इसी टॉपिक में ही कवर करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है, द जनरल सेक्शन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन दी जनरल, ये हमने पहले पढ़ ली थी कि जो जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है तो एक सेक्शन जो होता है वो ट्रांजैक्शन जो अगर होती हैं उनको जनरल में पास करता है, और उनको फर्दर प्रिपेयर कंपाउंड जनरल एंट्रीज, जिसको हम ओवरऑल जनरल कहते हैं। इसके अलावा आप सेल्स और जो कैश की ट्रांजैक्शन है उनमें अगर उनको मेंटेन करें तो उनको कैश जर्नल, सेल्स जर्नल, कैश बुक, सेल जर्नल, परचेज जर्नल कहते हैं। इसके अलावा द जनरल लेजर, मेन जो हमारा टारगेट है, जो जनरल में एंट्रीज़ होती हैं उनको हम लेजर की तरफ कैसे लेके चलते हैं, ये आज इस पूरे हम सेशन में लेजर में कैसे लेके जाते हैं और लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज़ कैसे पास करते हैं, ये सारा का सारा आज इसी में कवर करने लगे हैं। पोस्ट जनरल एंट्रीज़ टू द जनरल लेजर, जो जनरल में एंट्रीज़ होती हैं उनको हमने फर्दर लेजर में ले जाना होता है। इसके अलावा जो जनरल में आपकी एरर्स होती हैं उनको आपने करेक्ट करना होता है, और लेजर में आपने उनको वेरीफाई करना होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन या जो बैलेंसेस है वो ठीक हैं या नहीं ठीक। इसके अलावा जो है ट्रायल बैलेंस पे भी कुछ बात करेंगे, कंप्लीट ट्रायल बैलेंस ऑन द वर्कशीट पे इसको हम कैसे लेके जाते हैं। इसके अलावा चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, ये हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हैं, ये तो नॉर्मली जो एंटिटीज़ होती हैं, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। हम इसी सिलेबस के पार्ट में गवर्नमेंट के जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी हमारा अभी टॉपिक रहता है, उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन वो भी इससे काफ़ी मैच होता है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये है कि ये रियल अकाउंट्स हैं जो बिज़नेस की चल रहे होते हैं, और ये बैलेंस शीट में आपने रिप्रेजेंट करने होते हैं, और मुख्तलिफ इनका होता है। एसेट्स का आपके पास रिकॉर्ड होता है, जब एसेट्स आते हैं जाते हैं, क्या उनके साथ फर्दर होता है, ये सारा का सारा उनका एसेट्स का एक अलग से अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है। लाइबिलिटीज़ का भी इसी तरह होता है, और इक्विटी भी सेम इसी तरीके से चल रही होती है, जैसे चेंजेस इन इक्विटी हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। इसके अलावा रेवेन्यूज जो होते हैं इनकी एक रिकॉर्ड होता है, जैसे आप सेल्स करते हैं या सर्विसेज बेचते हैं, इसके अलावा कुछ आपको रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, तो वो रेवेन्यूज में आप क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा एक्सपेंसेस का भी एक रिकॉर्ड होता है, और इक्विपमेंट जितने टूल्स फिक्सचर वगैरह होते हैं उनका भी एक अपना रिकॉर्ड होता है। तो ये सारे अकाउंट इफेक्ट हो रहते हैं मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन की वजह से, जो अभी हमने पढ़े हैं। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन जब जनरल में हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं, ज़रा ओवरव्यू भी कर लेते हैं। जनरल इज़ ए फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर एंटरिंग ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और जनरलाइजिंग क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन ए जनरल। उसके अलावा an audit trail is a chain of references that makes it possible to trace information, locate errors and prevent fraud। अब देखें, अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग का एक जो फील्ड है, इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन एक बिज़नेस में हो रही होती हैं। जब ऑडिटर आता है तो वो बैलेंस शीट्स में से एक एसेट्स को उठाता है कि मुझे इस एसेट्स का ट्रेल दें, मुझे बताएं कि ये क्यों परचेज़ किया, कब परचेज़ किया, एज़ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो कंपनी के जो ऑर्डिनेंस है उसमें जो रूल दिए गए उनके हिसाब से आपने प्रॉपर उसकी ट्रांजैक्शंस की हैं या नहीं। अब देखें, बैलेंस शीट से एक आइटम उठाना, और हो सकता है कि 5-6
से 10 साल तक की उसकी बैक हिस्ट्री चल रही हो तो आपको उधर तक लेके जाना होता है। अब बैलेंस शीट में जो आइटम है आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या डील किया गया इनकम स्टेटमेंट में, और फर्दर आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम उसकी कोई रिपेयरिंग, अपग्रेडेशन या कोई काम हुआ था, या लास्ट बैलेंस शीट में उसके साथ क्या हुआ था, लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की थी, अब उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की गई है, और ये कब परचेज़ किया गया, फर्दर जो है इनको इंस्टॉल करने पे कितने खर्चे। तो ये सारे के सारे जो रेफरेंसेज हैं आप जब इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो जब आपको पता है जनरल एंट्री पास करते हैं तो जो रेफरेंस नंबर लिखते हैं एक कॉलम में, वो रेफरेंस इसीलिए होता है कि वो रेफरेंस आपको बताए कि ये जो जनरल है इसका वोचर कौन सा था, किस डेट को ये आया, किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई, वो लेफ्ट साइड पे आपको ट्रांजैक्शन की डेट के हिसाब से पता चल जाता है। और राइट में जो रेफरेंस नंबर उसका लिखा होता है ये आपको बताता है कि लेजर में कब आप लेके गए। लेजर में जब इसको पुट करेंगे तो लेजर से जब आप फर्दर ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में उस लेजर का रिकॉर्ड दिया गया होगा। ट्रायल बैलेंस से जब आप इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे तो आपको पता होगा कि ये ट्रायल बैलेंस किस साल का है। अगर आप 2019 में अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इट्स मीन कि ट्रायल बैलेंस ऑफ 2019 उसमें आपको रेफरेंस इजीली मिल जाता है। और जब आप इनकम स्टेटमेंट में देखें तो आपको पता होगा कि कौन से एसेट को कितनी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की, वो डेप्रिसिएशन से आपको पता चल जाता है। जब आप इनकम बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक कितनी की जा चुकी है। अगर रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन कहते हैं तो उसके सरप्लस और डेफिशिएंट अकाउंट जो होते हैं एसेट्स के, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उससे आपको जाके पता चल जाता है कि इस एसेट के साथ फर्दर क्या किया गया। तो बात कहने का मकसद ये है कि आप जब कोई बिज़नेस में काम करते हैं तो पुरानी बात और आने वाले सेक्शन में या जहाँ पे भी आप कोई चीज़ भेज रहे हैं, काम निपटा रहे हैं या कहीं पे उसको नोट डाउन कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस होना ज़रूरी है, ताकि जब आपको उसका ट्रेल देना पड़े, ट्रेल का मतलब है उसकी पूरी हिस्ट्री बताना पड़े, तो आप इजीली बता सकें, वो एक दूसरे से चीज़ें लिंक दूँ। ये नहीं कि आप एक लेजर को, एक साल के लेजर को एक सिरे से पढ़ना शुरू करें और एंड तक एक ही ट्रांजैक्शन को ढूंढते रहें। ढूंढना नहीं है, बल्कि आपको एग्जैक्ट जब रेफरेंस लिखा होगा तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पेज पे जाएंगे विद इन फ्यू सेकंड्स और आप जाके ओपन कर लेंगे कि इसके साथ ये हुआ था। तो इजी होता है ट्रेस करना भी, और ऑडिटर के लिए भी आसानी होती है, वो जाके उसको कंफर्म कर लेता है। इसके अलावा स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहला होता है, जैसा हमने पहले पढ़ा, एनालाइज द फाइनेंशियल इवेंट, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स अफेक्टेड, कौन कौन से डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, क्लासीफाई द अकाउंट्स अफेक्टेड, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ईच अकाउंट अफेक्टेड, जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं और जिसकी जनरल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम में अफेक्ट होंगे, और उनको फर्दर जो है कैसे आप ट्रांजैक्शन उनको इम्पैक्ट करेगी, और जो है ये सारा आपको डिटरमिन करना होता है। एनालाइज करने के बाद आपने ट्रांजैक्शन पास करनी होती है। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, आपने अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का रूल आपको पता होना चाहिए, पहले भी हम इस लास्ट लेक्चर में मैं रिवाइज करवा चुका हूँ। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसीजर में मैंने बड़ी डिटेल से याद करवाने की कोशिश की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। जब आपको पता चल गया कि ट्रांजैक्शन ये हुई, दो अकाउंट ये फलां इससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के उसूल पे डबल एंट्री सिस्टम के ज़रिए। और उसके लिए आप एक टी अकाउंट बना लें, एक को डेबिट करें, एक को क्रेडिट करेंगे, और रिकॉर्ड द कंप्लीट एंट्री इन जनरल टी अकाउंट बनाने के बाद आपको आसानी से पता चल जाता है कि डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, क्रेडिट कौन सा हो रहा है, और फिर उसको उठा के आप जनरल में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पोस्ट द डाटा अबाउट ट्रांजैक्शन ए लेजर। जब अब यहाँ से हम स्टार्ट आगे लेके चलेंगे कि जो लेजर में आपने चीज़ें कैसे लेके जानी होती है, जो आपकी जनरल एंट्रीज़ पास हुई होती हैं, आपने वहाँ से डाटा उठा के लेके लेजर में जाना होता है। फर्ज किया एक एसेट का अकाउंट है, तो जितने भी एक स्पेसिफिक एसेट, लेट्स सपोज एक कार है, उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन उस साल में हुई होंगी तो उसको आप एसेट्स में जाके लेके जाएंगे। लेट्स सपोज आगे बात करते हैं, एक महीने में जितनी सेल्स हुई या एक दिन में जितनी सेल्स हुई, तो वो सेल्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आप सेल्स लेजर में लेके जाएंगे। परचेज जितनी भी वो परचेज के आप लेजर में लेके जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एक महीने का, एक हफ्ते का, एक दिन का या एक पूरे साल की आपने कितनी परचेज़ की। वो लेजर आपको हेल्प आउट करता है। फर्स्ट की एक मंथली आप लेजर परचेज़ का बना रहे हैं तो आपको एक महीने का लेजर बताएगा कि इस महीने में कितनी परचेज़ हुई, और अगर आप टोटल साल की परचेज़ देखना चाहते हैं तो 12 के 12 लेजर्स के फिगर्स ले लें और फ़ौरन से आपको पता चल जाएगा कि पूरे साल में इतनी परचेज़ हुई। और सेम इसी तरीके से सेल्स की है, सेम इसी तरीके से रिपेयर का है, या कोई एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज़ हैं या बिल्स वगैरह पेमेंट की है, तो उनके साथ भी ऐसे ही किया जा सकता है। और समराइज़ होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, आपकी जो इन्फॉर्मेशन एक्सपेंडेड होती हैं
वो समराइज होती जाती हैं। तो ये आपके अकाउंटिंग का जो सिस्टम है आपको अल्टीमेटली जो है एक नंबर ऑफ वाइड सेपरेट जो ट्रांजैक्शंस होती हैं एक बड़ी समरी में आपको बताती हैं कि ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपने ओवरऑल इस साल में कितनी परफॉर्मेंस की, फ्यूचर में आपको क्या प्लान डिज़ाइन करने हैं ताकि आप अपने बिजनेस के जो है प्रॉफिट्स वगैरह को ऊपर ले जाएँ, परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें और जो डेफिशिएंसीज थी या इनएफिशिएंसीज थी उनको ओवरकम कर सकें। तो इसके बाद जो है ट्रांजैक्शन को आपने क्या करना होता है, ए लेजर और जनरल लेजर इज़ द रिकॉर्ड ऑफ फाइनल एंट्री। इसमें फाइनल एंट्री थी, इट इज़ द लास्ट प्लेस दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ये लास्ट जगह जहाँ पे आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा है। तो उसके बाद है द लेजर कंटेन्स ए सेपरेट फॉर्म ऑफ फॉर ईच अकाउंट। जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि सेल्स का, परचेज का, रिपेयर का या जैसे कैश का है वो अलग अलग से लेजर मेंटेन किया जाता है हर एक का। और नेक्स्ट है द थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज़ पोस्टिंग टू द लेजर। आपने क्या करना होता है तीसरे स्टेप में, जनरल चीज़ें उठा के लेजर में डालनी होती हैं। फिर क्या होता है, पोस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्राम ए जनरल टू लेजर। पोस्टिंग किसको कहते हैं, एक होता है जनरलाइजिंग, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक ट्रांजैक्शन होती है उसको एनालाइज करने के बाद जब आप जनरल में लिखते हैं उसको कहते हैं जनरलाइजिंग। ये भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप जनरल में ट्रांजैक्शन को बेसिकली लिखते हैं तो उसको जनरलाइजिंग कहते हैं, और जब जनरल से आप लेजर की तरफ लेके जाते हैं उसको पोस्टिंग इज़ दी ट्रांसफ़र। ये पोस्टिंग का प्रोसेस होता है। पोस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम जनरल टू ए लेजर। तो इम्पॉर्टेंट है, जनरलाइजिंग और पोस्टिंग में क्या फ़र्क है ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा जो है जब आप लेजर्स बना लेते हैं तो लेजर से उठा के जो फाइनल फिगर्स होते हैं डेबिट में हो या क्रेडिट में हो वो आपने कहाँ पे लिखने होते हैं, ट्रायल बैलेंस में। द वर्कशीट इज़ ए फॉर्म यूज to gather all data needed at the end of an accounting period to prepare financial statement। और ये ट्रायल बैलेंस होता है जिससे आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं डाटा लेके। ये आपको समराइज्ड एक फॉर्म में लेके फिर आगे सीक्वेंस वाइज आप सारी चीज़ें लिखते हैं तो आपको अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ओवरऑल जो है ना तो जनरल एंट्री से पता चलता है कि बिज़नेस किस पोजीशन में चल रहा है, ना आपको लेजर से पता चलता है, ना आपको ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। आपको पता चलता है तो इनकम स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो इन फैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। और अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी यही है कि एनालाइज करना, उसको इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करना, रिकॉर्ड करना, और उसके बाद जो है आप उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद इंटरप्रीट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। इंटरप्रीट का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है जब इनकम स्टेटमेंट में आप पुट कर रहे हैं। कंप्लीट द ट्रायल बैलेंस सेक्शन इन 4 स्टेप्स। ट्रायल बैलेंस को कैसे हम कंप्लीट करते हैं, एंटर द जनरल लेजर अकाउंट नेम्स। जो जनरल लेजर्स होते हैं उनका नाम होता है, हर एक का एसेट का है, लाइबिलिटीज़ का है या सेल्स का है, परचेज का है। फिर उसमें से ट्रांसफ़र द जनरल लेजर अकाउंट बैलेंसेज टू द डेबिट क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस सेक्शन। हम ट्रायल बैलेंस की भी देखेंगे कि लेजर का किस फॉर्मेट में बनता है और ये भी देखेंगे ट्रायल बैलेंस किस में। तो सिंपल ये है कि लेजर में जो आपके पास एक फाइनल फिगर्स आते हैं वो डेबिट वाली साइड पे हों तो डेबिट उसका बैलेंस होता है, क्रेडिट हो तो क्रेडिट साइड पे। तो आपने उसको उठा के डेबिट या क्रेडिट जो भी उसकी सूटेबल जगह बनती है ट्रायल बैलेंस में उसमें पुट करना होता है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, टोटल द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स टू प्रूव दैट द ट्रायल बैलेंस इज़ इन बैलेंस। जब आप डेबिट और क्रेडिट दोनों को लिखते हैं लेजर से उठा के ट्रायल बैलेंस की तरफ तो डेबिट और साइड वाली क्रेडिट वाली साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। जब बराबर हों तो इट्स मीन कि आपने जनरल एंट्रीज़ में और लेजर में कोई गलती नहीं की, आपके बैलेंस मैच हो गए। चौथे नंबर पे है प्लेस ए डबल रूल अंडर ईच ट्रायल बैलेंस कॉलम टू शो दैट द वर्क इन दैट कॉलम इज़ कंप्लीट। अच्छा जी, यहाँ से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई डिजिट्स फिगर्स वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप मेथड और मैकेनिज़्म समझने की कोशिश करें कि ओवरऑल ये प्रोसेस क्या है। डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है, जी बेल ए फिटनेस एंथुसिस्ट बाइज एन एग्जिस्टिंग एक्सरसाइज सेंटर
बॉडी फर्म द फॉलोइंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स नाउ अप्लाइज। आपको पता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एसेट, रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, ऑनर्स इक्विटी के अकाउंट मुख्तलिफ होते हैं। तो अब देखें कि सिर्फ हम अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में कैश है उसके पास, लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है। और रेवेन्यू की बात करें तो सिर्फ इनकम फ्रॉम सर्विसेज, चूँकि उसने जिम क्लब या कोई फिटनेस क्लब बनाया तो उसमें सिर्फ वो सर्विसेज देता है। तो ये दो ट्रांजैक्शन के अलावा जो ये लाइबिलिटीज़ हैं, उसकी लाइबिलिटी कौन कौन सी, अकाउंट्स पेएबल हैं और मॉर्टगेज पेएबल है। इसके अलावा जो है उसका एक्सपेंसेस में अगर देखें तो वेजेस एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस उसके इन्वॉल्व होते हैं। और अगर उसकी ऑनर्स की इक्विटी की बात की जाए तो उसने शुरू में जो कैपिटल लगाया और उसमें से जो उसने निकाला उसको ड्राइंग्स कहेंगे। तो ये सारी उसकी ट्रांजैक्शन है एक पूरे पीरियड में, जिसको हम ज़रा समझने की कोशिश करने लगे हैं। यहाँ से देखें कि 16 अप्रैल को क्या होता है। बेल डिपॉजिटेड 1 लाख इन ए बैंक अकाउंट फॉर द पर्पज़ ऑफ बाइंग बॉडी फर्म। उसने क्या किया कि 1 लाख उसने डिपॉजिट किया बैंक में और ताकि वो ख़रीद सके एक फर्म। दिया उसने क्या, उसके पास से कैश गया, बैंक में उसने जमा कर दिया या बैंक के अकाउंट से उसने कैश पे कर दिया। तो इट्स मीन उसका कैश जो एसेट था वो कम हो गया, वो क्रेडिट हो जाएगा और उसके पास आ क्या रही है, फर्म आ रही है, उसका कैपिटल अराइज हो रहा है। तो कैपिटल क्या है, जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लिहाजा हमारी डेबिट क्रेडिट की यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसको फर्दर हम जनरल में भी जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे 1 बाई 1 उस पर ज़रा बात करते जाते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं और फर्दर जो है हम इसके जनरल एंट्री कैसे पास होगी, उसको लेजर में कैसे लेके जाएंगे और अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस कैसे पुट करेंगे, इसी एग्जांपल को हमने देखना है। अब मैंने पहली एग्जांपल आपको समझा दी, डेबिट क्रेडिट के रूल्स वगैरह अप्लाई करने के बाद जनरल एंट्री कैसे पास करनी है आपने खुद करना है। मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन आपको सिर्फ बताता जाता हूँ ताकि हम अल्टीमेटली जब जनरल एंट्रीज पढ़ रहे हूँ तो आपको थोड़ा सा याद हो कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से हुई थी, कोई हम अपने पास से नहीं डाल रहे, चीज़ें ऐसे हुई थी। आप इसको रिवाइज़ भी अपने तरीके से कर सकते हैं। आप इसकी आसानी के लिए ये करते जाएं कि एक एक ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड करते जाएं एक पेज पे, फिर फर्दर कैसे कैसे हम उसको सॉल्व करते जाते हैं। अगर कोई आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर आप मुझे पूछ भी सकेंगे। तो आप अपने पास लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना ये स्क्रीन पे बार बार रोटेट होकर आगे पीछे जाना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो नेक्स्ट जो है 17 को क्या है, बॉट द एसेट्स। एसेट्स जब इसने बाय किए हैं तो एसेट्स आए हैं और उसके बदले में ऑफ बॉडी फर्म फॉर ए टोटल प्राइस ऑफ $1,88,000। तो उसने $1,88,000 पे किए और एसेट्स खरीदे, तो भी एक ट्रांजैक्शन पास हो जाती है। द एसेट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या है, इक्विपमेंट है 28,000 का, बिल्डिंग है 96,000 की एंड लैंड है 64,000 की। मेड ए डाउन पेमेंट, उसने डाउन पेमेंट भी की ऑफ 89,000 एंड साइंड ए मॉर्टगेज डीड एंड नोट फॉर द रिमाइंडर। और जो बाकी उसने पे करने थे उसने एक मॉर्टगेज साइन किया और 89,000 उसका अकाउंट्स पेएबल में चला जाएगा एक लाइबिलिटी के तौर पे। अच्छा जी, 17 को एक और ट्रांजैक्शन में बॉट एडिशनल इक्विपमेंट फ्रॉम फिटनेस सप्लाई कॉरपोरेशन ऑन अकाउंट। उधार पे उसने खरीदे फॉर 3550 यानी कि $3550 में, पेइंग 710 डाउन पेमेंट। उसने एक $710 उसकी डाउन पेमेंट दी विद बैलेंस ड्यू इन 30 डेज़। और बाकी जो उसने बैलेंस था वो कितने डेज़ में पे करना था, वो 30 दिनों में बाकी पे करना था। आगे जाके 29 अप्रैल को फिर कोई ट्रांजैक्शन होती है। सेलिब्रेटेड द ग्राउंड ओपनिंग ऑफ ए बॉडी फर्म, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश फॉर द फॉलोइंग। अब उसने क्या है, उस बिज़नेस को एडवर्टाइज़ किया। एडवर्टाइज़ करने पे उसने कैसे कैसे खर्चे किए, उसने अखबार में भी दिया, $314 उसका खर्चा है। अनाउंसमेंट मेल टू लोकल रेजिडेंट्स, और कुछ ऐलान किए को गाड़ी पे बिठा के या जैसे भी, और $85 उस पर खर्चा आया। पोस्टेज का कुछ कहीं पे मेल शेल उसने भेजी दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को, तो उस पर जो कुछ खर्चा आया $125। इसके अलावा बैलून्स, रिबन्स, फ्लावर्स उसने ख़रीदे ताकि उसको सेलिब्रेशन को कंप्लीट कर सके, वो $126 खर्चा है। इसके अलावा कुछ फूड और रिफ़्रेशमेंट, अगर ओपनिंग हो और फूड रिफ़्रेशमेंट ना हो तो कोई आएगा नहीं, तो उसके लिए भी कुछ खर्चा है $58, वो भी इसने पे कर दिया। अब जो है और भी ट्रांजैक्शन इसकी हो रही हैं। 30 तारीख को रिसीव्ड फ़ीस फॉर डेली यूज़ ऑफ द फैसिलिटीज़। कुछ इसने कुछ फैसिलिटीज़ डेली फ़ीस इसने रिसीव की। जो लोग आना चाहते थे और जो फिटनेस करना चाहते थे, एक्सरसाइजेज़ वगैरह, वो उन्होंने $1152
दिए और इसने रिसीव कर लिए। अच्छा, इसके अलावा 30 तारीख को क्या हुआ, पेड वेजेस फॉर द पीरियड अप्रैल 17 थ्रू अप्रैल 30, 17 अप्रैल से लेकर 30 तक इसने जो वेजेस जो काम करने वाले मुलाजमीन थे $833 उनको पे किए। फर्दर 30 तारीख को क्या किया, रिसीव्ड एंड पेड इलेक्ट्रिक बिल और $129 इसका बिल आया था वो भी पे कर दिया। और इसके बाद रिसीव्ड एंड पेड रिपेयर बिल, और एक रिपेयर बिल का था, कोई चीज़ रिपेयर करवानी पड़ी थी, ये $96 उसका खर्चा था वो भी पे कर दिया। इसके अलावा बेल विथड्रू $600 फ्राम फॉर पर्सनल यूज, उसने बिजनेस से 600 की ड्राइंग भी कर दी। अब ये नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन 17 से लेकर 30 तक हमने मुख्तलिफ देखी 1 बाई 1। तो हम फर्दर इनको देखेंगे कि जनरल एंट्रीज इनकी कैसे पास करेंगे और फिर उसके बाद उनको आगे फर्दर हम कैसे मूव करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन है, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द जनरल जर्नल। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्दर स्टेप क्या होगा, ये तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन पहले तरतीब से डेट वाइज हमने लिखी हुई थी। अब इसकी जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे। फिर उनको सेकंड में क्या होगा, पोस्ट द ट्रांजैक्शन टू द जनरल लेजर। आपको पता है जनरल में हम जब पुट करेंगे तो उसको जनरलाइजिंग का प्रोसेस कहेंगे, और जब जनरल से उठा के लेजर में लेके जाएंगे उसको कहेंगे पोस्टिंग, पोस्ट करेंगे। और इसके बाद फर्दर है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑफ 30 अप्रैल। आपने 30 अप्रैल को ट्रायल बैलेंस भी उन लेजर से बनाना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। डेट वाइज देखते जाते हैं। 16 तारीख को क्या हुआ जी, इससे ऊपर सिर्फ कंसिडर करना नहीं चाहते, कुछ भी ना देखें। 16 अप्रैल को जो है कैश इसका डेबिट हुआ, और जो बेल कैपिटल है वो इंक्रीज़ हुआ, क्रेडिट हुआ। कैश इन्वेस्टेड कैश इन दी बिजनेस, जब इसने बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट किया तो $1,00,000 से इसका जो है कैपिटल अराइज हो गया। अब एक बात है, यहाँ पे जब हम कैश पे करते हैं कम होता है तो क्रेडिट होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात किस हिसाब से कर रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। अब हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। जो इसने जिम खाना बनाया हमने उसका अकाउंट बनाना है, ना कि ये जो मिस्टर XYZ था, बेल था, इसके अकाउंट हम नहीं बना रहे। इसका जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा हम उसको उस तरीके से एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम सिर्फ जिम खाने की बात करेंगे। तो जिम खाना जब इसने बनाया तो इसने जो कैश बिज़नेस में आया इसके पास जिम सर्विस या फिटनेस सर्विस के पास, तो $1,00,000 किसने डिपॉजिट करवाया, मिस्टर बेल ने, और इसका जो बेल ने पे किया था उसका कैपिटल अराइज हो गया। तो ये एक लॉजिक है इसके अंदर। अच्छा जी, इसके बाद 17 तारीख को कुछ ट्रांजैक्शन होती है, हम यहाँ तक देखते हैं। अच्छा, बिज़नेस के पास क्या आया, इक्विपमेंट आया, बिल्डिंग आई, लैंड आई, और इसने पे क्या किया 89,000, और मॉर्टगेज जो साइन किया था वो 99,000 था। तो इसने टोटल की टोटल इस तरीके से अपनी लाइबिलिटी कवर करनी है। आई थिंक उधर उसने मॉर्टगेज 89,000 का कहा था, इधर जो है कैश इसने 89,000 का, कोई इसकी गलती है या शायद ऐसे ही किया हो, लेकिन कुछ ऐसा ही था। तो जो इसने पेमेंट की होगी वो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और जो इसने साइन किया होगा मॉर्टगेज वो रिमेनिंग अमाउंट के साथ वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट 17 को क्या हो रहा है, यहाँ पे इसी बल्कि 17 की नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, इक्विपमेंट बिज़नेस में आया कितने का 3,550 से, उसमें से उसने जो कैश पे किया था डाउन पेमेंट की शक्ल में 710 था, और बाकी उसने क्या कहा था उधार किया था वो 2840 का था। तो यहाँ पे इसकी जो है डिस्क्रिप्शन भी लिखी है छोटी सी, बॉट इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्राम फिटनेस सप्लाई कंपनी विद बैलेंस ड्यू इन 30 डेज़, कि 30 दिनों में उसने बाकी पे करना था। अब उसके बाद अगली 29 तारीख को क्या ट्रांजैक्शन हो रही है कि इसने कुछ एडवर्टाइजिंग की थी, और एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस थे $708, और वो उसने कैश की शक्ल में पे कर दिया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हुआ था, इसको कैश रिसीव हुआ था $1,152। ये एडवर्टाइजिंग के सारे एक्सपेंसेस 708 टोटल जो थे उधर ही एंट्री पास इकट्ठी करती है। तो कैश आया किस शक्ल में, कुछ फ़ीस रिसीव उसको हुई थी, और ये किसको चला गया, इनकम
फ्राम सर्विसेज, तो ये इनकम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कैश आया और इससे क्या हुआ, इनकम अराइज हुई, तो ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन है रिसीव्ड फीस, ठीक है जी। और इसके बाद 30 तारीख को मज़ीद जो ट्रांजैक्शन एक होती है वो कितने की है, इसने जो वेजेस एक्सपेंसेस वेजेस पे की और उसके बदले में कैश इसने दिया था, तो 833 का था। पेड वेजेस फॉर द पीरियड अप्रैल 17 थ्रू अप्रैल 30। उसकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है जी यूटिलिटी का कोई एक्सपेंस आया था, यूटिलिटी का कोई बिल वगैरह इसने पे किया था और कैश उसके बदले में पे किया था, तो $129 का था, तो वो भी इसने क्रेडिट कर दिया कैश को। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, कुछ रिपेयर करवाई थी कोई चीज़, उसका एक्सपेंस जो है बढ़ा तो डेबिट हुआ, कैश अकाउंट कैश पे किया तो क्रेडिट, क्योंकि कैश कम हुआ है, कैश कम हो रहा है, एसेट है, तो इसको भी ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया। और इसके बाद जो है बेल ने कुछ ड्राइंग्स की थी। जब बेल का कैपिटल अराइज हुआ तो हमने बेल के अकाउंट को क्रेडिट किया था 1 लाख से। अब उसमें से 1 लाख में से जब हमने कम करना है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, यानी कि कैपिटल जब क्रेडिट होगा इट्स मीन कि वो अराइज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब जब उसको डेबिट करेंगे तो इट्स मीन कि वो कम हो रहा है। अच्छा, जब बेल का जो है कम क्यों हुआ कैपिटल, इसने कैश ले लिया था और बिजनेस से चूँकि कैश जा रहा है तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ये थी हमारी जनरल एंट्रीज। इसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने बनाने हैं लेजर्स, जनरल लेजर्स। अच्छा जी, लेजर की शक्ल कैसे होगी, कुछ ऐसे होती है। सबसे पहले आप जो उसका जनरल, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ये सबसे पहले जनरल लेजर, उसके बाद अकाउंट कैश का हम बना रहे हैं और अकाउंट नंबर जो भी उसका नंबर आप अलॉट करते हैं, 111 है या 112 है, जो भी आप बनाते जाएंगे तरतीब वाइज जो अकाउंट आप उसको नंबर अलॉट करते हैं। अच्छा, तो इस पे देखें जी कैश के साथ हमने क्या किया। कैश हमारे पास बिज़नेस की हम बात करेंगे तो कैश हमारे पास कब कब आया। एक तो आया था 16 को जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ 1 लाख। इसके अलावा फ़ीस हमें रिसीव हुई थी 30 तारीख को 11/32। तो हमने जो कैश आया उसको लेफ़्ट साइड पे एंटर कर दिया। अब जो कैश के बदले में हमने पे किया तो वो क्या क्या चीज़ पे की थी, 89,000 की कुछ पेमेंट की थी, 710 की और 708 की, 833, 129, 96 और 600, ये मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन हमने पास की थी। अच्छा जी, इसके बाद बैलेंस की अगर बात करें तो जब बिज़नेस ने स्टार्ट किया तो उसके पास टोटल बैलेंस कितना था, 1 लाख। उसमें से जब 89,000 पे कर दिया, सही है जी, और तो 89,000 पे करने के बाद बिज़नेस का पास कितना बच गया, 11,000। 11,000 में 710 मज़ीद पे कर दिए तो 10,290। उसमें से 708 मज़ीद पे किया तो 9582। तो अब हमारे पास जो है मज़ीद कैश रिसीव हो गया 1132। तो 1132 प्लस 9582, तो ये टोटल आपके पास बैलेंस आ गया 10,734। और उसमें मज़ीद पेमेंट की 833 की, फिर 9901 रह गया, मज़ीद $129 पे किया तो 9772 रह गया। उसके बाद $96 मज़ीद पे किया तो 9676 रह गया और 600 मज़ीद बिज़नेस ने एज ए ड्राइंग्स जो मिस्टर बेल को पे किया तो 9076 इसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश रह गया। तो इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन, लेकिन ये हिस्सा अमूमन नहीं किया जाता उसमें लेजर में। आप लेजर में एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, सिंपली वो पुट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लैंड की अगर बात करें, लैंड भी हमारा क्या है, एसेट है। एसेट जब इंक्रीज तो हमारे पास क्या हुआ कि डेबिट में हमारे पास बिज़नेस का 64,000 का एक एसेट आया तो उसको डेबिट में आपने शो कर दिया। अब ये आपके पास डेबिट का बैलेंस है। और अच्छा, यहाँ पे देखें ये भी दोनों बैलेंस हैं। अगर अल्टीमेटली हम देखें लेजर को बैलेंस करें तो ये हमारा डेबिट में बैलेंस बच रहा है। इट्स मीन कैश भी हमारे पास डेबिट में है और हमारे पास एसेट भी जो लैंड की शक्ल में है वो भी डेबिट में है। फर्दर चल के देखते हैं कि और कौन सा है। बिल्डिंग भी एक हमारी एसेट नेचर की है, तो ये जब आपके पास अराइज हुई तो 96,000 तो इधर डेबिट में आपने लिख दिया, तो इसका भी बैलेंस डेबिट में है। उसके बाद मज़ीद आप हमारा लेजर बनता है इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट भी एक आपका एसेट है, तो आपका 28,000 का था और मज़ीद 3,550 का था, तो टोटल आपका बैलेंस कितना बन गया, ये एंड पे 31,550 का जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में इक्विपमेंट के हेड में बन गया।
अच्छा जी, उसके बाद मज़ीद जो हमारे लेजर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। अकाउंट्स पेएबल ड्राइंग नेचर का है, सॉरी लायबिलिटी नेचर का है, तो जब ये बढ़ेगा अराइज होगा तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे। तो ये कितना हो गया 2840, तो इसको भी हम क्रेडिट की साइड पे लिख देंगे अकाउंट्स पेएबल को। उसके बाद मॉर्गेज पेएबल, ये भी एक लायबिलिटी नेचर की जब अराइज हुआ तो हमने इसकी क्रेडिट में एंट्री की 99,000, और कोई भी मॉर्गेज के अगेंस्ट एंट्री नहीं हुई थी इन दिनों में, तो हमने इसको बैलेंस को क्रेडिट की साइड पे 99,000 में लिख दिया। और इसके बाद मज़ीद जो है बेल का जो कैपिटल है वो भी लायबिलिटी नेचर का, जब अराइज हुआ तो क्रेडिट में हमने 1 लाख लिख दिया, तो ये भी उसी तरीके से है। और उसके बाद एक हमारा ड्राइंग का अकाउंट हुआ था। ड्राइंग का अकाउंट जो है वो डेबिट नेचर का, क्योंकि वो डेबिट उसकी एंट्री हुई थी, तो इसको डेबिट साइड पे लिखा और इसका भी हमने डेबिट में लिख दिया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इनकम फ्रॉम सर्विसेज हमारी अराइज हुई थी, ये भी जो है रेवेन्यूज़ भी जो होते हैं लायबिलिटी नेचर के होते हैं, इसलिए हमने 1152 जो रिसीव किए उसको हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया और अल्टीमेटली इसका बैलेंस भी क्रेडिट में शो कर दिया हमने। अच्छा जी, इसको मज़ीद जो है वेजेस का एक्सपेंस है, वेजेस जो हैं एक्सपेंसेस हैं, ये भी डेबिट नेचर के हैं, तो इसलिए जब इसके अराइज हुए तो 833 डेबिट में लिखा और बैलेंस में भी 833 लिख दिया। और यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस भी डेबिट नेचर के एक्सपेंस है, तो जब अराइज हुआ तो इसको डेबिट के हेड में लिखा और बैलेंस में भी 129 आ गया। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी जो है डेबिट नेचर का, एसेट नेचर का है, तो ये अराइज हुआ तो डेबिट साइड पे और इसका बैलेंस भी जो है डेबिट के हेड में हमने लिख दिया। इसके अलावा रिपेयर का एक्सपेंसेस भी सेम है एक्सपेंसेस की तरह, ये भी $96 के जो हैं डेबिट में लिखे और बैलेंस में भी डेबिट में हमने लिख दिया। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हमारे पास कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा। इसके बाद हमने क्या करना है जनाब, हमने ये करना है, हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस कैसे होगा, ये अकाउंट्स का नेम होगा, ये आप लिख सकते हैं बॉडी फॉर्म ट्रायल बैलेंस अप्रैल 30, 2000 जो भी था। अच्छा जी, डेबिट और क्रेडिट दो साइडें लिख दी। कैश हमने देखा था हमारे पास डेबिट बैलेंस जो बचता था उधर लेजर में फाइनल हुआ था 9076 सारी पेमेंट्स करने के बाद। लैंड का हमने रिकॉर्ड में देखा था तो 64,000 का था। बिल्डिंग भी हमने देखी तो वो भी डेबिट बैलेंस में थी 96,000, और हमने इक्विपमेंट देखा वो था 31,550 का। और हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है डेबिट के अंदर क्या क्या चीज़ें ड्राइंग्स हुई थी, और इसके अलावा जो है वेजेस का एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और रिपेयर के एक्सपेंस, ये भी हमने सारे के सारे डेबिट में लिख दिए। इसके अलावा हमारी क्रेडिट में क्या क्या हुई थी, अकाउंट्स पेएबल था 2840 का, और इसके अलावा मॉर्गेज पेएबल था 99,000 का, और इसके अलावा जो बेल ने कैपिटल दिया था वो भी बिजनेस को लायबिलिटी है, उसने पे बैक करना है अल्टीमेटली, उसको भी हमने क्रेडिट में 1 लाख से लिख दिया था। इसके अलावा जो सर्विसेज हैं आपने 30 को अगर रिसीव किए तो उसके बदले में हमने आपको सर्विसेज भी देनी है, तो ये भी एक लायबिलिटी क्रेडिट नेचर का है, तो इसलिए इसको हमने 1152 ये रेवेन्यू है हमारा, इसलिए हमने इसको क्रेडिट में लिखा, तो ये हमारे पास। और दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये बैलेंस मैच होना चाहिए। ये मैच हो जाए तो इट्स मीन कि आपने जनरल से लेजर में जो लेके आए, लेजर से यहाँ पे जो चीज़ें लेके आए उनमें कोई गलती नहीं है। तो ये ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद आगे हमारी इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनती है। ये बहुत सिंपल तरीका था, आपको मैंने बड़ी एक स्लो और इजी मोड में समझाने की कोशिश की। आई होप कि अगर आपका बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स है तो भी आप इजीली पिक कर गए होंगे, और अगर आपको इस पर मज़ीद भी कुछ कन्फ्यूजन तो वो भी पूछ सकते हैं। हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस से हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ कैसे मूव करते हैं, कैसे कैसे फिगर्स और उठाते हैं, और इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, बैलेंस शीट में कैसे लिखी जाती है और उनका मकसद क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी मज़ीद हम बात करेंगे, 1-2 लेक्चर और हमारे बनेंगे। आई होप कि ट्रायल बैलेंस तक आपके कंसेप्ट अब क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।